नमस्कार आदाब, मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मिलेगी आपको मछली पालन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे RSM फैमिली का हिस्सा बने। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है साइज ऑफ स्टॉकिंग फिश सीड। जी हाँ, साइज कितना होना चाहिए, आपकी जो फिश सीड है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए ताकि आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले, मोर्टेलिटी कम हो और उसका मैनेजमेंट, फिश कल्चर का जो आपका मैनेजमेंट है वो आपको इजी पड़े। तो इसके लिए जो रिकमेंड किया जाता है ज़्यादातर वो है फिंगरलिंग साइज। जी हाँ, फिंगरलिंग साइज की आप स्टॉकिंग करेंगे, आपकी कोई भी फिश हो, लाइक तिलपिया हो, IMC हो, पेंगेसियस हो, मांगुर हो, कोई भी फिश हो, अगर आप उसकी फिंगरलिंग की स्टॉकिंग करते हैं तो यहाँ आपको अच्छा हार्वेस्टिंग जो क्वांटिटी है वो अच्छे मिलने की बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो फिंगरलिंग है इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं जो पुराने टाइम से फार्मिंग करते आए हैं या अभी भी जो लोग कर रहे हैं फार्मिंग, उसमें लोग ये करते हैं कि फिंगरलिंग से जो दो छोटी स्टेजेस होते हैं फिशेस के, जो कि आपको कम रेट में अवेलेबल हो जाते हैं, कम रेट में, कम कॉस्ट में आप उसे खरीद के डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है। स्पॉन फ्राई नाम आपने सुना होगा, कोई नया नाम नहीं है। स्पॉन यानी कि फिश के छोटे छोटे बच्चे जो अंडे से निकले हुए रहते हैं उन्हें कहते हैं, जिनकी जो मेजरमेंट होती है वो लगभग हमारी MM में होती है। तो ये इतने छोटे होते हैं और इसके बाद जो ये थोड़े बड़े होते हैं तो ये बन जाते हैं फ्राई, जिसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर की होती है। अब यहाँ पे जो रीज़न है इसको ज़्यादा अडॉप्ट करने का, या बोलें कि ज़्यादातर लोग इसके तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, तो वो है एक तो अवेलेबिलिटी, आपको जितने क्वांटिटी में चाहिए आपको मिल जाएगा, और दूसरा है कॉस्ट, आपको कम कॉस्ट में बहुत सारे सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या रॉन्ग नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज कहें, या फिर इसे छोटे वर्ड में लालच कहें। होता ये है कि जो हमारे स्पॉन्स होते हैं वो 1000 रुपये, 800 रुपये में हमें लाखों की क्वांटिटी में मिलते हैं। तो लोग सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो सोचते हैं कि अगर हम 800, 1000 रुपये में लाखों स्पॉन डाल रहे हैं तो हम लाखों बच्चे उसमें से हार्वेस्ट करेंगे, लाखों टन, लाखों कुंटल हम अपने तालाब में से हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं, और एट द एंड उनके हाथ आता है कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे स्पॉन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ है पॉन्ड का साइज। जो हमारे स्पॉन होते हैं, जो फ्राई होते हैं, बहुत सारे लोग साइज पे ध्यान नहीं देते हैं। वो ग्रो आउट जो हमारा पॉन्ड होता है, जिसकी डेप्थ काफ़ी होती है और जिसका जो एरिया है वो एकड़ों में होता है, उसमें वो स्पॉन और फ्राई की स्टॉकिंग कर देते हैं। अब स्पॉन जो होते हैं वो छिछले पानी में रहते हैं, फ्राई उससे थोड़ा सा डीप वाटर, पर फिर भी वो भी छिछला ही पानी होता है। जो फिंगरलिंग होते हैं वो ग्रो आउट, जो हमारा पॉन्ड है उसमें सरवाइव करने के लायक हो जाते हैं, उस हैबिटेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे स्पॉन है वो गहरे पानी में नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपने उन्हें गहरे पानी में डाल दिया तो आपके सारे स्पॉन मर जाएंगे, 100% मोर्टेलिटी हो जाएगी। साथ ही साथ उन्हें सही से फीडिंग नहीं मिल पाएगी, और इसके साथ हमारे प्रेडेटर भी घात लगाए बैठे रहते हैं, जैसे कि स्नेक हो गए, फ्रॉग हैं, बहुत सारी जो हमारे प्रेडेटर बर्ड्स भी हैं और इंसेक्ट हैं। तो जो हमारी स्पॉन है वो पूरी तरह से संकट में है। अगर आपने ग्रो आउट पॉन्ड में डाल दिए स्पॉन तो आपकी मतलब 100% मोर्टेलिटी होगी, और आपका जो हार्वेस्टिंग होगा वो 0 हो जाएगा। किस्मत से 2-4 मछली बच गई तो वो अलग बात है। साथ ही ऐसे ही होता है फ्राई के साथ भी। फ्राई थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारा डेप्थ है तालाब का फ्राई के हिसाब से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेम जो स्पॉन के साथ हो रहा है फ्राई के साथ भी होगा, लेकिन फ्राई थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाएंगे। सो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग स्पॉन खरीद के भी अच्छी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, फ्राई से भी। तो इसका एक प्रोसेस है। अगर आप स्पॉन से कल्चर करना चाहते हैं, स्पॉन से आप चाहते हैं कि आप
1 किलो 800 ग्राम की मछली लें, तो इसके लिए आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप एक तालाब नहीं, आपको 3 से 4 तालाब बनाने पड़ेंगे, जो अलग अलग डेप्थ, अलग अलग साइज के होंगे। जैसे कि आपने स्पॉन्ज खरीदा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे नर्सरी पॉन्ड में डालेंगे, जो जिसका लेंथ और ब्रेथ भी कम होता है, एरिया कम होता है, साथ ही साथ उसकी डेप्थ भी कम होती है और पानी छिछला होता है। वहाँ पे आप अपने स्पॉन को फ्राई में कन्वर्ट करेंगे। फिर फ्राई को उठा के आप डायरेक्ट ग्रो आउट टैंक में ग्रो आउट पॉन्ड में नहीं डालेंगे। अब आप इसे डालेंगे रियरिंग पॉन्ड में, जिसमें कि थोड़ी सी डेप्थ जो है, हमारा बॉटम जो है उसको बढ़ाया जाता है। फिर जब फ्राई फिंगरलिंग में कन्वर्ट होंगे और इन्हें अच्छी फीडिंग भी देनी है, हाई प्रोटीन फीड, फिर जब हमारे फ्राई फिंगरलिंग में कन्वर्ट होंगे तब जाके आपको उसे ग्रो आउट पॉन्ड, जहाँ पे आपका पूरा कल्चर होगा, जहाँ से आपको हार्वेस्टिंग निकालनी है, उसमें डालेंगे। सो इसीलिए मैंने कहा कि आप डायरेक्ट फिंगरलिंग खरीदिए। कई बार दिमाग में ये भी आता है लोगों के कि हम जो 5-6 हज़ार में फिंगरलिंग खरीदेंगे, इतनी कम क्वांटिटी, क्यों ना हम उसमें लाखों स्पॉन और फ्राई ले लें। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि अगर आप क्वांटिटी के पीछे भागेंगे तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसीलिए जो साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है, फिंगरलिंग की साइज़ जो है, आप उसे प्रेफर करें। इसके बाद ये तो हमारी हो गई फिंगरलिंग से छोटी साइज़। फिंगरलिंग से अगर हम बड़ी साइज़ के बच्चे डालते हैं, 200 ग्राम या 100 ग्राम, बड़े बड़े बच्चे, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ पे जो सबसे पहली और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज। जो हमारी फ़िश को ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होता है, उनके फिन को, उनके गिल्स को, उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को छील जाता है, कट जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे उनको जो डिसीज़ है, डिसीज़ बॉर्न होने का बहुत खतरा होता है। और अगर फ़िश में डिसीज़ आ गई तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस मीडियम में वो रह रही हैं वो पानी है, और सबको पता है पानी में किसी भी चीज़ का इलाज करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फ़िश कल्चर में आप जितना डिसीज़ से बच सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। बड़ी फ़िश आप मंगाएंगे, चोट उन्हें लगेगी ही लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन में वो घायल होंगी, साथ ही साथ डिसीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला खतरा है। दूसरा, पहले मोर्टेलिटी की बात कर लेते हैं। हमारे स्पॉन और फ्राई में जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जो मोर्टेलिटी रेट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी मछली ग्रोथ करती है, जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। और फिंगरलिंग में यही आपको एक एडवांटेज है कि एक तो ये प्रेडेटर से बचने की जो एस्केपिंग इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी होती है फिंगरलिंग के स्टेज में। साथ ही साथ इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है जो ज़्यादा होती है जब ये स्पॉन और फ्राई के स्टेज में होती हैं, फिंगरलिंग में वो भी कम हो जाती है मोर्टेलिटी रेट। अब ये भी आएगा कि बड़ी फिंगरलिंग से बड़ी मछली लें तो उसमें और मोर्टेलिटी नहीं होगी, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे उनको डैमेज होगा और डिसीज़ होगा। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी को इस चीज़ से कनेक्ट ना करें। दूसरा, जो हमारा जो सीड आप ले रहे हैं फिंगरलिंग से बड़ा होगा, जितनी बड़ी मछली होगी उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी फिंगरलिंग से बड़ी जो फिशेज़ हैं वो आपको और ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगी, क्वांटिटी कम मिलेगी। और इसके साथ हमारा जो हैबिटेशन फ्लक्चुएशन होता है फ़िश का, जी हाँ, अगर आपने बड़ी मछली की स्टॉकिंग करी तो वो जिस तालाब से आई हैं उस तालाब का नेचर, उस तालाब का हैबिटेट, वहाँ पे उनको कैसी फीडिंग, किस टाइमिंग पे फीडिंग दी जाती थी, वो चेंज होगा। और आप जब लाएंगे आपकी फीडिंग टाइमिंग, आपका फीड, ये सब जो हैबिटेट है सब चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, फिश जो है इस फ्लक्चुएशन को सह नहीं पाती है और सर्वाइविंग में ये प्रॉब्लम होती है कि फ़िश खाना छोड़ देती है। फ़िश खाना नहीं खाएगी तो एक तो ग्रोथ नहीं आएगी, साथ ही साथ मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिंगरलिंग एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे फ़िश इजीली अडॉप्ट कर लेती है। अगर आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं या उसका जो तालाब है वो चेंज होता है, वो अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन फिंगरलिंग से जो बड़े फ़िश हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो जो ये हैबिटेट फ्लक्चुएशन है उसको सह नहीं पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, फीडिंग नहीं लेते। अगर बड़े बच्चों को आप स्टॉक करेंगे तो उनको ये भी प्रॉब्लम होगी, वो समझ नहीं पाएंगे कहाँ रहें, और सही अगर वो जगह नहीं रहती हैं
तो उनको सही फीडिंग नहीं मिलेगी। सो इसीलिए जो फिंगर लिंक की साइज़ है वो सबसे स्टैंडर्ड, सबसे अच्छी मानी गई है। आप फिंगर लिंक का ही स्टॉकिंग करें, तभी आपको एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और जितना प्रॉफिट आप सोचे हैं, जितना एस्टिमेट किए हैं, जितना अर्निंग आप चाहते हैं, तभी आपको मिल सकती है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार।